बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजैक्शंस हमारा पहला टॉपिक है। ट्रांजैक्शन हमारी पूरी अकाउंटिंग की गिर्द घूम रही होती है। सो एक सवाल पैदा होता है कि ये ट्रांजैक्शन कहते किसे हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन समझते हैं। एनी एक्टिविटी इन बिजनेस is called as transaction। बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। और उसको और ज्यादा वाज़ेह लफ्ज़ में बोलूं तो हम ऐसे कह सकते हैं, इट इंक्लूड exchange of good and services for consideration। अच्छा, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बाद में समझाऊंगा आपको, क्योंकि पहले हमें कुछ टर्म समझने होता है, तो वो हम टर्म समझ लेते हैं, देन हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जब हम बिजनेस करते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। लाइक फॉर सपोज हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो ऑनर क्या करेगा? पैसे इन्वेस्ट करेगा। ये एक एक्टिविटी है। वो मतलब अपना कैपिटल लगाएगा, वो अपना पैसा लगाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर हम उसके बाद जाके मशीनरी परचेज करेंगे, ये दूसरी एक्टिविटी होगी। फिर क्या होगा? फिर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें वर्कर चाहिए होंगे, तो वर्कर को हम वेजेस वगैरह पे करेंगे, ये तीसरी एक्टिविटी होगी। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर हम सामान को बेचेंगे, सेल करेंगे, ये यानी पांचवी एक्टिविटी हो गई। तो मतलब इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं। और जो मोस्ट कॉमन चीज है जिसको हम ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर रहे होते हैं, वो है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। हर वो चीज जो बिजनेस के अंदर हो रही है और उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो रहा है फॉर कंसिडरेशन, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो पहले मुझे बताएं, गुड्स किसे कहते हैं? अमीर हमजा, गुड्स किसे कहते हैं? माइक ऑन करके बताएं सर। जो टेंजिबल हो, इजी वर्ड में बताएं। टेंजिबल बच्चों को नहीं पता होगा भाई। कि सर थिंग्स दैट वी कैन टच, that you can touch, that you can see, that physically exist। कोई भी चीज जो फिजिकली एक्सेस करती है, लाइक आपका मोबाइल, वो गुड्स कहलाएगा। आपके पास गाड़ी है, वो गुड्स कहलाएगा। आपके पास बैग है, वो गुड्स कहलाएगा। और सर्विसेज क्या होती हैं? जो फिजिकली हम टच नहीं कर सकते। लाइक मैं टीचिंग कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो आप फील करते हैं, आप जो है अक्वायर करते हैं। इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप देख नहीं सकते। जो देने वाला है उसको आप देख सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन देता है, जो कंसल्टेशन है वो किस में आएगा? सर्विसेज में आएगा। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपकी सिक्योरिटी नीड पूरी कर रहे होते हैं, उसको इंश्योर्ड कर रहे होते हैं, तो ये किस में आएगा? सर्विसेज में आएगा। सो जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट गुड्स भी चाहिए होते हैं, डिफरेंट गुड्स हम दे भी रहे होते हैं, डिफरेंट सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं, और डिफरेंट सर्विसेज हम भी दे रहे होते हैं। सो क्या ख्याल है, बिजनेस अगर कोई चीज बेचता है तो बदले में कुछ लेता ही नहीं लेता? अहमद मुश्तबा, क्या कहते हो? सर पैसे लेते हैं सर्विसेज के लिए, मतलब इन रिटर्न मशीनरी वो के कुछ लिए। लेता है, इन रिटर्न वो कोई चीज लेता है, इन रिटर्न वो जो चीज ले रहा होता है उसको हम कहते हैं कंसीडरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कंसीडरेशन। कंसिडरेशन। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है इन रिटर्न। तो बिजनेस अगर हमें कोई गुड सेल करता है तो बदले में हमसे पैसे लेता है। बिजनेस अगर किसी से कोई गुड खरीदता है तो उसको बदले में पैसे देता है, कंसीडरेशन। बिजनेस अगर वर्कर को रखता है और उससे सर्विसेज देता है, लेबर सर्विसेज देता है, तो बदले में क्या देता है? उसको वेजेस। ठीक है ना। इसी तरीके से हम अगर किसी को अपनी जगह देते हैं रहने के लिए, उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, उसको एक सर्विस देते हैं, तो बदले में उससे क्या लेते हैं? रेंट, कंसीडरेशन। सो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों की कि हमने सेल की, हमने कोई चीज सेल की, एक्सचेंज ऑफ गुडवा फॉर कंसीडरेशन, ट्रांजैक्शन। हमने लेबर को वेजेस पे किए, लेबर ने हमें सर्विसेज दी, हमने उसको बदले में उसको पैसे दिए, ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है। ऑनर, ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाने के लिए लगाएगा। तो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया,
तो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ये भी ट्रांजेक्शन है। उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, बदले में बिजनेस ने प्रॉमिस किया कि ये पैसे हम वापस करेंगे जब बिजनेस बंद हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अहमद मुश्तबा, हमीद, सर हमजा, संजना बेटा, जी सर। संजना बेटा, ओके ओके ठीक है। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में सबसे जो पहला स्टेप आता है वो आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। वो क्या आता है हमारे पास? सबसे पहला स्टेप जो आता है अकाउंटिंग में कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, उनको क्या किया जाए? रिकॉर्ड किया जाए। तो ये रिकॉर्डिंग का काम पहले से होता हुआ आ रहा था। तो अकाउंटिंग एक स्पेशल ब्रांच है जिसका नाम है बुक कीपिंग। सो अकाउंटिंग में क्या होता है? अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं पहला स्टेप बता रहा। अकाउंटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस हमारे पास हो रही हैं, हमने सेल की, हमने परचेज किया, हमने वेजेस पे किए, हमने रेंट पे किया, इसी तरीके से हमने लोगों को सर्विसेज दी, बदले में उनसे कुछ लिया, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है हम सबसे पहले इनको रिकॉर्ड करते हैं, इनको नोट डाउन करते हैं। ठीक है ना? तो इस नोट डाउन के लिए हमारे पास एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। उसको हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जितनी भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ये हमारे पास बुक कीपिंग के अंदर आता है। इसको ओवरऑल बुक कीपिंग कहा जाता है। ठीक है? जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज, तो इनको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से, इनके टी अकाउंट्स बनाएंगे। तो इनकी जो रिकॉर्डिंग होती है, इस ओवरऑल इन सब की रिकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। सो जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो हमारे अकाउंट्स के अंदर मेनली 3 हेड होते हैं। मेनली कितने हेड होते हैं? 3 हेड होते हैं। तो सबसे पहला जो हेड होता है वो होता है हमारे पास एसेट्स का। 3 हेड का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो अगर आप फॉर सपोज कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बिजनेस पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? मतलब ये बिजनेस के 3 इंपॉर्टेंट मतलब यानी काइंड्स हैं। बिजनेस के 3 इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है जो आपको लाजमी पढ़ने पड़ेंगे। तो जब अकाउंटिंग में भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो ट्रांजेक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन की नेचर क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज आ रही है। तो हमारे पास मेनली 3 चीजें होती हैं। होती वैसे 5 हैं लेकिन मेनली 3 होती हैं, फिर बाकी 2 उसकी सब है मतलब। तो सबसे पहला आता है एसेट्स। तो अगर आप में से किसी ने एसेट पढ़ा हो, जो साइंस के बच्चे नहीं है, जो बिजनेस के बच्चे हैं, वो मुझे बता सकते हैं कि एसेट्स किसे कहते हैं? संजना बेटा, हफ्सा बेटा, वानिया बेटा एंड अब्दुल बासित, एसेट्स किसे कहते हैं? सर जो चीज हम ओन करते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, जो चीज हम ओन करते हैं बिजनेस के लिए उनको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। ओके, और कोई? सर जो चीज जी जी बेटा, जी हफ्सा बेटा बताएं। सर जो चीज हम ओन करते हैं जिसको हम सेल करके मनी ले सकते हैं तो उसको भी एसेट कहते हैं। बल्कि आपने अच्छी डेफिनेशन बताई, मैं लिख देता हूँ। तो एसेट किसे कहते हैं? एसेट इज अ रिसोर्स, एसेट इज अ रिसोर्स एक मिनट कीजिएगा जी। एसेट इज अ रिसोर्स controlled by an entity controlled by an entity from which, ये नोट डाउन करें बेटा, from which future economic benefits are expected to flow to the entity. इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? एक नंबर 1 चीज है रिसोर्स।
रिसोर्स मतलब कोई भी चीज जो बिजनेस के कंट्रोल्ड में हो, ओन भी बोल सकते हैं आप, कंट्रोल ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि कभी कभार हम गाड़ियां किराए पर भी दे रहे होते हैं, हमारी अपनी होती हैं, किराए पर भी घर दे रहे होते हैं, किसी और के पोजीशन में होते हैं, लेकिन घर हमारा अपना होता है. सो अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी from which future economic benefits flow to the entity. ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर. अगर आपने लिख सर लिया हो तो यस. एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब किसी बंदे को आप कह सकते हैं, किसी बिजनेस को आप बोल सकते हैं. लाइक OGTCL एक एंटिटी है, PSO एक एंटिटी है, रॉकफोर्ड एक एंटिटी है. मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा. अच्छा, हम तो ज्यादातर बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, तो हम बिजनेस के एंगल से देखेंगे. तो यहाँ मुराद बिजनेस है. कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर वो कोई चीज अपने कंट्रोल में रखता है और उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होंगे, आगे जाके उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, फायदे मिलेंगे, मतलब कैश मिलेगा या कोई गुड्स बना के बेचेगा, सेल कर पाएगा, वो क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है. A resource controlled by an entity from which future economic benefit are expected to flow to the entity. क्या मतलब? आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होगा, ये मोबाइल फोन आपके कंट्रोल में, क्योंकि आपने अपने पैसों से खरीदा है, कोई और नहीं चला सकता, कोई और ओपन नहीं कर सकता अगर आपने कोड नहीं लगाया. उम्मीद है आप सब लोगों ने कोड लगाया होगा, ठीक है? तो आपके कंट्रोल में है, मतलब आपकी मर्जी के बगैर कोई चलाएगा तो आप पूछ सकते हैं. दूसरा, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं. यस सर, आप अपनी कॉल करते हैं, डिफरेंट चीजें आपको फायदेमंद मिलती हैं, आप क्लासेस दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये आपके लिए एसेट है. आपके घर में गाड़ी है, गाड़ी आपके कंट्रोल में है. यस सर, आपकी अपनी गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी, आपने अपने पैसों से ली है, ठीक है? मतलब आपके पेरेंट्स की गाड़ी है तो आपके लिए भी वो अपनी गाड़ी होगी. दूसरा, उस गाड़ी से क्या होता है? आपकी ट्रेवलिंग होती है, ट्रेवलिंग कॉस्ट आपकी बच जाती है. किसी और गाड़ी में जाते हैं खर्चा ज्यादा आता, किसी और गाड़ी में जाते हैं खर्चा ज्यादा आता. ये क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा. आपका घर है, आपके कंट्रोल में, उस घर से क्या फायदा होता है? उस घर से ये फायदा होता है कि भाई क्या नाम है, आपकी एकोमोडेशन नीड पूरी होती है, मतलब एक बेनिफिट मिल रहा है ना आपको. तो ये क्या कहलाएगा? ये एसेट कहलाएगा. सो बिजनेस की जब बात करते हैं तो टेक एन एग्जांपल, बिकन हाउस. बिकन हाउस की बिल्डिंग उनके कंट्रोल में है, उनको क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है? उनका रेंट बच जाता है भाई. अपनी बिल्डिंग नहीं होती तो रेंट देना पड़ता, तो उनका रेंट बच जाता है, एक बेनिफिट उनको मिल रहा है, तो ये एसेट है. बिकन हाउस के पास व्हाइट बोर्ड है, उनके कंट्रोल में. यस सर, उनको क्या बेनिफिट मिलता है? उस व्हाइट बोर्ड के जरिए बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी एक रेवेन्यू जनरेट होता है, उनकी एक सेल्स जनरेट होती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकन हाउस ने पैसे बैंक में रखवाए हैं, उनके कंट्रोल में. यस सर, उनके कंट्रोल में, कोई और नहीं निकलवा सकता. उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो उनके लिए वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा. बेटा अहमद बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? यस सर. क्योंकि आप साइंस के बच्चे हैं ना, तो इसलिए मैं अब बार बार पूछ रहा हूँ आपसे. अब आते हैं, एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है? थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है. सो शुरू की 2-3 क्लासों में आपको थ्योरी नजर आएगी, उसके बाद तो सारा फिर न्यूमेरिकल ही है. सो इसीलिए क्या नाम है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास होता है नॉन करंट एसेट, एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है नॉन करंट एसेट और एक हमारे पास होता है करंट एसेट. हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. मैंने एक बंदे से पूछा नॉन करंट किसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं? उसने कहा सर, जिसमें करंट होता है वो करंट है, और जो जिसमें करंट नहीं होता वो नॉन करंट है. ऐसा नहीं है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. अगर आप में से किसी को पता हो तो बता दे बेटा, माइक ऑन करके. अगर किसी ने पहले से पढ़ी हो तो और अच्छी बात है. जी बेटा, आप में से कोई मर्द है, अगर मुजाहिद कोई है और उसने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है. Assets which provide economic benefits for more than one accounting year. ठीक है?
और करंट एसेट क्या होते हैं? एसेट विच प्रोवाइड ये लिखने की बेटा आदत डालें या भले आप स्क्रीनशॉट ले लें। एसेट विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स within one accounting year। हमारे पास अकाउंटिंग जब हम करते हैं ना, तो आगे जाके हम स्टेटमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। मतलब हमें प्रॉफिट निकालना होता है, तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, हर बिजनेस को अपना प्रॉफिट निकालना होता है, तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए एक इनकम स्टेटमेंट बनाता है। उसमें सबसे पहले वो इनकम लिखता है, ठीक है, और इनकम में से अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे माइनस करता है, उसके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो वो जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो 1 साल के लिए बनती है। सो हर बिजनेस अपने अपना एक साल सेट करता है, लाइक साल शुरू कब होगा, साल एंड कब होगा। सो अगर मेरा बिजनेस है और मेरा साल शुरू होता है 1 जनवरी 2020 से, तो मेरा साल कब एंड होगा, मेरे 12 महीने कब पूरे होंगे, 31 दिसंबर 2020 तक पूरे होंगे। अगर 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होता है तो वो एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2020 तक। तो हर बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो वेरी करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, साल अगर जनवरी से शुरू होता है दिसंबर में एंड होता है, तो जरूरी नहीं हर बिजनेस का जनवरी से शुरू होता हो। कोई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनका साल शुरू ही जुलाई से होता है। मतलब स्कूल्स हैं, उनके अंदर नए बैचेस शुरू ही जुलाई से होते हैं, अगस्त से होते हैं। ठीक है, तो उनका साल शुरू होता होगा 1 जनवरी 2020 से शुरू होता होगा, और उनके 12 महीने कब पूरे होते होंगे, 30 जून 2021 में पूरे होंगे। तो उनका अकाउंटिंग ईयर क्या कहलाएगा, उनका अकाउंटिंग ईयर जुलाई से शुरू हो रहा होगा एंड 30 जून 2021 में एंड हो रहा होगा। तो यहाँ मैंने अकाउंटिंग ईयर का वर्ड यूज किया है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, अगर मैंने कोई एसेट लिया है और जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है, फॉर सपोज मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो अगर वो मुझे 31 दिसंबर के बाद भी अगर वो फायदा देगा, सुनिएगा बेटा, मैंने एक एसेट लिया है 1 जनवरी 2020 को लिया है और मेरा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2020 को एंड होता है, तो अगर वो मुझे अकाउंटिंग ईयर के बाद भी फायदा देगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट एसेट। अमूमन जो नॉन करंट एसेट साल से ज्यादा फायदा पहुंचाता है, जो साल से ज्यादा फायदा पहुंचाता है, उनको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। तो सर इसकी एग्जांपल दें ताकि बात क्लियर हो जाए। सो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है लैंड एंड बिल्डिंग। बिकन हाउस ने क्या किया, एक लैंड एक्वायर की, एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट पे बिल्डिंग बनाई थी। क्या ख्याल है ये बिल्डिंग कब तक चलेगी? अहमद मुश्तबा, कासोबाद के अंदर बिकन हाउस की बिल्डिंग है, कब तक चलेगी? 20-30 साल। 20-30 साल। मतलब वो हमें फायदा देगी कितने साल तक, 20-30 साल, 40 साल, 50 साल, अनलेस अंटिल कोई बड़ा जिल्ज़ा नहीं है। ठीक है ना, तो वो चलेगी भाई, ठीक ठाक कर सकते चलेगी। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, हर बिजनेस या तो रेंट पे जगह लेता है या अपनी बनाता है। अपनी बनाएगा तो उसके लिए उसको लैंड भी लेना पड़ेगा और लैंड के अलावा उसको उस पर बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। तो हम इसको एक साथ लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को एक साथ लिखते हैं। तो जो भी हमारा खर्चा होता है बिल्डिंग के ऊपर, जमीन के ऊपर, उसको हम एक साथ लिखते हैं और कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। सर दूसरी एग्जांपल दें। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी नॉन करंट एसेट में, मोटर व्हीकल। टीसीएस का नाम सुना है आप लोगों ने? टीसीएस, फेडेक्स, ल्यूपर्ड, यस पाकिस्तान सर। की, इनके पास गाड़ियां होती हैं, ये सामान सप्लाई करते हैं। मतलब आप लोग कोई किसी को अगर कोई डिलीवरी करवाते हैं, कोई चीज भिजवाते हैं या फिर दराज के जरिए कोई चीज मंगवाते हैं, तो ये टीसीएस हो गया, फेडेक्स हो गया। अब तो दराज की अपनी सर्विस है, लेकिन ये टीसीएस वाले क्या करते हैं, आपकी जो भी पार्सल्स होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे जाके डिलीवर करते हैं। तो इनके पास गाड़ियां हैं। क्या ख्याल है ये गाड़ियां हर महीने चेंज करते होंगे? एक गाड़ी ली, फिर बेच के दूसरी ली, फिर तीसरी ली, फिर चौथी ली, या साल से ज्यादा चलाते हैं लोग? साल से ज्यादा। तो मोटर व्हीकल क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट। सर और एग्जांपल दें, तो हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट्स। इसको हम प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, तो मैं इसकी जगह प्लांट एंड इक्विपमेंट का वर्ड यूज कर देता हूँ।
सर क्या मतलब है? फिल्टर प्लांट अगर कभी आपने देखा हो, ये जो पानी को फिल्टर किया जाता है तो उनके पास फिल्टर प्लांट लगा होता है। डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे अजवा है ऑयल बनाती है, तो उनके पास एक पूरा प्लांट है जिसमें वो सीड्स वगैरह डालते हैं, पूरी ऑयल की प्रोसेसिंग होती है। तो वो जो इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है फिल्टर प्लांट वालों ने, वो हर महीने चेंज करते होंगे, हर 12 महीने चेंज करके फिर नया प्लांट लगाते होंगे। क्या ख्याल है? या साल से ज्यादा चलाते हैं उसको? अहमद मुश्तबा क्या कहते हो? साल से ज्यादा ही चलाते हैं। वो बहुत कॉस्टली होता है, उसमें टंकी चाहिए होती है, डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, वो साल से ज्यादा चलते हैं, 5 साल 10 साल चलते हैं। तो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी किस में आ जाएगा हमारे पास? नॉन करंट एसेट में। और एक मशहूर एग्जांपल है फिक्सचर्स एंड फिटिंग। तो यहाँ पुराने अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे उनसे पूछना चाहूंगा कि फिक्सचर एंड फिटिंग्स किसे कहते हैं? संजना बेटा, हफ्सा बेटा, आप लोग अपना माइक ऑन करें एंड बताएं। जी बेटा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग किसे कहते हैं? चैट में ही बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एनीवन? अब्दुल बासित, आपसे बहुत बात नहीं हुई, आप बताएं फिक्सचर एंड फिटिंग किसे कहते हैं? सर वो भी एक नॉन करंट एसेट के टाइप होते हैं। ठीक है, देखिए आप मार्बल लगवाते हैं घर में, घरों के अंदर मार्बल लगता है, टाइल लगता है, क्या ख्याल है हर महीने मार्बल टाइल चेंज होता होगा? हर 6 महीने बाद मार्बल टाइल चेंज होता होगा जो घरों में लगता है। क्या प्रैक्टिकली क्या देखा अब्दुल बासित तुमने? अगर घर के अंदर टाइल लगा होता है, मार्बल लगा होता है, तो उमन कितने देर से चलता है वो जब तक घर रहता है। जब तक घर रहता है, मतलब साल से ज्यादा चलता है। तो ये जो मार्बल हो गया, ये जो टाइल हो गए, घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं, खिड़कियां लगी होती हैं, ये फिट की जाती है। खिड़कियां वगैरह फिट की जाती है। फार सेलिंग आपने देखी होगी, छत के ऊपर फार सेलिंग वगैरह की जाती है। इसी तरीके से आपके पास बल्ब होंगे, सेवर्स होंगे। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो फिट की जाती है और कुछ चीज ऐसी होती है जो फिक्स की जाती है। अमूमन जो चीज फिट की जाती है वो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये जो आपके पास दरवाजे वगैरह होते हैं ये फिट किए जाते हैं, खिड़कियां होती है फिट की जाती हैं, और कुछ चीजें फिक्स की जाती है, लाइक मार्बल हो गया, टाइल हो गया, फिक्स हो जाते हैं। अगर आप इनको निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, सो बताने का मतलब ये कि ये जो मार्बल है ये भी तो कॉस्टली होता है, ये जो टाइल है ये भी तो कॉस्टली होता है, और ये जो हमारे पास दरवाजे वगैरह हो गए, खिड़कियां हो गई, ये भी तो एक काम की चीजें है ना। तो फिक्सिंग एंड फिटिंग में क्या है कि ये सारी चीजें आएंगी, हर वो चीज जो फिट होती हो और हर वो चीज जो फिक्स होती हो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट होते हैं। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट फर्दर भी आगे जाके टेंजिबल इंटेंजिबल में डिवाइड होते हैं, मैं उस पर बाद में आ रहा हूँ। सर करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं, एक मिनट कीजिएगा, एक मिनट कीजिएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास नॉन करंट एसेट। सर करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन बिजनेस उसको 1 साल के अंदर ही यूज करता है, 1 साल के अंदर ही यूज करता है। ज्यादातर बिजनेस साल से ज्यादा अपने पास उनको नहीं रखते, उसमें चेंज आ जाता है। तो सर इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो गुड्स होती हैं विच आर नॉट सोल्ड येट। ठीक है, इन्वेंट्री वो गुड्स होती हैं जो बिजनेस ने अभी तक बेची नहीं होती, वो गुड्स होती हैं, वो गुड्स होती हैं। हमारे पास अकाउंटिंग में गुड्स का भी एक खास मतलब होता है। अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान में नोट करना है। अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग एनीथिंग which is bought for resell। देखें, कोई चीज आप बिजनेस के यूज के लिए खरीदते हैं, मतलब बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट के बारे में आता है, ये वो चीजें होती हैं जो बिजनेस यूज के लिए खरीदी जाती हैं। मतलब इनको आप बेचने के लिए नहीं खरीदते, इनको आप बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं। लाइक आपने दुकान खोली, दुकान में एसी लगाया, तो दुकान में एसी इसलिए लगाया कि मेरा बिजनेस मैनेज हो जाए। दुकान में आपने डिस्प्ले वगैरह करवाया, आपकी केक की दुकान ने डिस्प्ले करवाया, दुकान में आपने ओवन रखवाया, आपका रेस्टोरेंट था, आपने ओवन रखवाया, तो वो बेचने के लिए नहीं लिया आपने ओवन,
वो जो एसी बेचने के लिए नहीं लिया, वो जो डिस्प्ले वो बेचने के लिए नहीं किया, वो ये सारी चीजें बिजनेस यूज के लिए की है ताकि मेरा बिजनेस इजीली मैनेज हो सके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस खरीदता ही बेचने के लिए, जो कि बिजनेस खरीदता ही बेचने के लिए, मतलब उनको अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदता, बेचने के लिए खरीदता है। तो अकाउंटिंग में उसको क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर बॉट बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। तो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो आइटम्स होते हैं जो आपके पास बच गए होते हैं, जो आपने अभी तक नहीं बेचे होते। ठीक है, अच्छा जी। तो मेरा एक सवाल है, मैक्स बचत के पास बहुत सारा माल अभी पड़ा हुआ है जो उसने बेचने के लिए खरीदा था, मतलब बिस्किट्स पड़े हुए हैं, शाम के मिसाले हैं, केचप हैं, ये सारा उसने बेचने के लिए खरीदा हुआ और अभी उसके पास पड़ा हुआ, ये इन्वेंट्री है। तो क्या ख्याल है, मैक्स बचत वाले ये दुआ करते हैं कि साल के बाद बिके? अहमद मुश्तबा क्या कहते हो, या उनकी क्या दुआ होती होगी? इसी साल बिक जाए, आज ही बिक जाए, आज ही बिक जाए। वो तो ये बोलेंगे कल भी छोड़ो, आज ही बिक जाए। ठीक है, शोरूम वाले के पास गाड़ियां होती हैं, क्या वो गाड़ियां बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं क्या? क्या हमारे वर्कर को आने जाने में आसानी हो, जैसे इसरा यूनिवर्सिटी है उसके पास भी गाड़ियां हैं, बसें वगैरह हैं, वो उन्होंने वर्कर्स के लिए खरीदी है, तो वो तो हो जाएगा मोटर व्हीकल, नॉन करंट एसेट, क्योंकि वो बिजनेस यूज के लिए खरीदी है। लेकिन एक शोरूम वाला है, उसके पास गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो गाड़ियां अभी तक नहीं बिकी, उनको हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री। तो शोरूम वाला क्या ख्वाहिश करता है, साल के बाद गाड़ियां बिके या एक महीने के अंदर अंदर बिक जाए? अब्दुल बासित बेटा, सर 1 महीने के अंदर बिक जाए या एक जितनी एक जल्दी महीने हो के अंदर बिक जाए, आज ही बिक जाए, सारे ऑर्डर आज ही बुक हो जाए। सो बताने का मेरा मकसद है कि ये वो आइटम जो आपने बेचने के लिए खरीदे हो और आपके पास पड़े हो, बिके नहीं हो, उनको प्यार से हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये हर बिजनेस चाहता है कि ये जल्दी जल्दी बिक जाए, एक साल के अंदर अंदर बिक जाए, जो इकोनॉमिक बेनिफिट है हमें साल के अंदर मिले, साल के बाद नहीं मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट कहते हैं। सर और क्या आ सकता है? और इसके अंदर आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल आता है, अदर रिसीवेबल आता है, ठीक है, कैश एट बैंक आता है, इसको प्यार से हम बैंक कहते हैं, और कैश इन हैंड आता है, इसको प्यार से हम कैश कहते हैं। अच्छा, ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास करंट एसेट है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल पे, बल्कि पहले हम कैश एट बैंक पे आते हैं। कैश एट बैंक क्या है? कैश एट बैंक क्या है? हमारे पास बिजनेस क्या करता है, जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो बैंक अकाउंट बनाते हैं और बैंक अकाउंट के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। बैंक अकाउंट क्यों बनाते हैं बिजनेस? वो इसलिए बनाते हैं कि एक तो हमारा पैसा सेफ रहे। ठीक है, दुकान में अगर पैसे पड़े रहेंगे, अगर फॉर सपोज एक शॉप है, 16 लाख रुपए की एक दिन में सेल होती है और ये पैसा दुकान में ही पड़ा रहे, रात को घर जाए दुकान में ही पड़ा रहे, तो ये चोरी हो सकता है। तो हम बैंक अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि एक तो हमारा पैसा सेफ रहे, दूसरा हमें कुछ पेमेंट्स करनी होती है तो वो इजीली हो जाती है। बैंक के थ्रू आप कोई भी पेमेंट करें, ऑनलाइन कर दें, चेक के थ्रू कर दें, मतलब आपको फिजिकल कैश देने की जरूरत नहीं है, वो बैंक देखेगा। तो आपका फोकस बिजनेस के ऊपर रहेगा। तो ज्यादातर बिजनेस जो बैंक अकाउंट नॉर्मली ओपन करते हैं, नॉर्मली वो ओपन करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, या पेमेंट्स में, या पैसे रिसीव करने में हेल्प के लिए। कभी वर्कर को वेजेस देने होते हैं, सैलरीज देनी होती है, तो हम उनको चेक दे देते हैं, वो जाके बैंक से निकाल लेते हैं। सप्लायर जो होता है, जिससे हमसे कर्जा लिया होता है या कर्जे पे माल लिया होता है, उसको पैसे देने होते हैं, उसको हम चेक देते हैं, वो जाके बैंक से ले लेता है। तो मेरा एक सवाल है, बड़े बड़े बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर पैसा सेव करते हैं, ठीक है, वो पैसा जाके जमा करते हैं, जो पैसा आ रहा होता है बैंक में जमा करते हैं। क्या उनकी नीयत यही होती है कि भाई ये पैसा पूरा एक साल तक पड़ा रहे, एक साल तक नहीं इस्तेमाल करना, या उनकी नीयत ये होती है कि भाई इसी पैसे को यूज करना है, वेजेस देने हैं, फला देने हैं, मतलब साल के अंदर इसको यूज करना है? क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं अब्दुल बासित? सर वो चाहते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो वो इसी पैसे से हो। एक्सेलेंट। मेनली जो हम बैंक में पैसा रखवाते हैं वो हमारे पास होता है करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट होता है या डिमांड अकाउंट होता है, उसको हम कहते हैं। तो अमूमन जो हम बैंक में पैसा रखवाते हैं वो हमारा करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट खुलता ही इसीलिए कि हम पेमेंट वगैरह इजीली कर सकें, जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो इजीली हम कर सकें। सेविंग नहीं होता, एक होता है सेविंग अकाउंट। मैं सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा,
सेविंग अकाउंट इज सेपरेट थिंग। अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खोला हुआ है और आप ये सोचते हैं कि उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे हर साल, तो वो फिर करंट एसेट में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो उसमें आप देख रहे होंगे बैंक की ट्रांजेक्शन्स भी हो रही होगी। तो वो जो बैंक अकाउंट जो सवाल में दिया होता है वो हमारे पास होता है करंट अकाउंट। वो सेफ्टी पर्पस के लिए खोला जाता है और बैंक और ट्रांजेक्शन में हेल्प के लिए खोला जाता है। तो वो जो करंट अकाउंट होता है वो हमारे पास किस में आता है? करंट एसेट में आता है, क्योंकि वो विद इन ईयर यूज हो रहा होता है, उसमें ऊपर नीचे पैसे हो रहे होते हैं। उसके अलावा हर बिजनेस क्या करता है? खुले पैसे भी रखता है अपने पास, ठीक है। जैसे बहुत बड़े स्कूल्स हैं, लाइक बिकन हाउस है, तो बिकन हाउस वाले अपने पास कैश भी रखते हैं हर ब्रांच के अंदर। अकाउंटेंट के पास 5,000 6,000 कैश पड़ा होता है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, अब्दुल बासित आपसे भी, अहमद मुश्तबा आपसे भी, कैश क्यों रखते हैं? चेक दे देना भाई, कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए चेक दे दो, क्यों रख रहे हो 5-6 हजार रुपए कैश अपने पास? सर वो कोई जल्दी में जरूरत पड़ जाए तो बैंक में जाएं, फिर वहां से पैसे निकलवाएं, तो वहां से उनको डायरेक्ट। अभी हमारे पास अहमद मुश्तबा साहब है, उन्होंने शोरूम खोला, तो उन्होंने सारे पैसे बैंक में ही रखवा। उन्होंने कहा मैं कैश रखूंगा ही नहीं, 1 रुपया नहीं रखूंगा। सीन हो गया, दोस्त आ गया पकौड़े मंगवाने थे, जेब में पैसे नहीं थे, इन्होंने चेक लिखा और बोला कि 50 रुपए जाके बैंक से निकलवा के लाओ, ठीक है ना। फिर जनरेटर में पेट्रोल खत्म हो गया, इन्होंने चेक लिखा, बैंक से जाके 200 रुपए निकलवाओ और पेट्रोल भरवाओ। फिर 4-5 दोस्त आके बोला चाय पिलाओ, चाय के पैसे भी नहीं थे, इन्होंने चेक निकाला, चेक बुक पे जाके लिखा 300 रुपए, अकाउंटेंट को बोला जाके 300 रुपए निकलवा के लाओ। तो बताने के छोटी छोटी पेटी ट्रांजेक्शन होती है। पेटी से मुराद ये कि चाय पानी पकोड़े रिफ्रेशमेंट्स, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो बड़ा अजीब लगेगा, यानी मैक्स बचत है उसका इतना बड़ा अकाउंट है और वो बैंक से 200 रुपए का चेक निकलवा रहे हैं, 100 रुपए बैंक से निकलवा रहे हैं। बैंक वाले भी पागल हो जाएंगे कि भाई जेब में कुछ पैसे रख लो भाई, यहाँ इतनी दूर आते हो, पेट्रोल खर्च करते हो, फिर जाते हो, तब तक तो चाय भी ठंडी हो जाएगी, कस्टमर ही तुम्हारा चला जाएगा। तो छोटे मोटे खर्चे के लिए बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं? अपने पास पेटी कैश रखते हैं, मतलब इन छोटे खर्चों के लिए पैसे रखते हैं। उसको प्यार से हम कहते हैं कैश इन हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश इन हैंड। तो हर बिजनेस वो क्यों रखता है? क्योंकि ये यूज हो जाए, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसमें ये यूज हो जाए, और वो यूज होता रहता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? करंट एसेट कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे आखिरी टर्म, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल। तो पहले आप मुझे बताएं ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं? एनीवन जो बिजनेस के स्टूडेंट है वो बताएं, बाकी अहमद मुश्तबा अमीर हमजा आप नहीं, बाकी लोग बताएं। ट्रेड रिसीवेबल किसे कहता है? सर वो मनी जो हम अपने सप्लायर को देते हैं, लाइक हमने क्रेडिट पे उनसे सामान खरीदा होता है और फिर हमें उनको बाद में पेमेंट करनी होती है, तो उनको हम जब पेमेंट करते हैं उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब हमें मिलना है भाई, रिसीवेबल का मतलब वी हैव टू रिसीव, हमें मिलना है। अच्छा एसेट के बारे में एक और बात बता दो, एसेट का मतलब ये भी होता है कि इफ यू हैव राइट ऑन एनी पर्सन, if you have a right on any person in terms of receiving economic benefits, वो भी आपके लिए एसेट कहलाएगा। लाइक आप सब लोग मुझसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका राइट क्या है? मुझसे एजुकेशन अवेल करना। मैं क्लासेस नहीं देता, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ऑफ ज्यादा करता हूं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका राइट है। और मेरा राइट क्या है आप लोगों के ऊपर? अब्दुल बासित, मेरा मेन राइट क्या है आपके ऊपर? पैसा। फीस, मैं पैसों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो मेरा राइट क्या है कि मैं आपसे फीस रिसीव करूं, ठीक है। तो मैं जो आपके लिए पढ़ा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? कि इसके बदले मैं आपसे क्या करूं? फीस रिकवर करूं, फीस रिसीव करूं। सो आप लोग मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? वो बंदा जिससे मुझे पैसे रिसीव करने हैं, वो बंदा जिससे मुझे पैसे रिसीव करने हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो बिजनेस, वो बंदा जिससे मुझे पैसे रिसीव करने हैं, वो क्या कहलाता है? रिसीवेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसीवेबल। आप सारे मेरे लिए रिसीवेबल हैं क्योंकि मुझे आपसे पैसे रिसीव करने हैं। तो अगर मैंने आपको कोई गुड्स बेचे, सुनिएगा, अगर मैंने आपको कोई गुड्स बेचे हो, कोई चीज बेची हो उधार पे, किस पे? कैश पे नहीं, उधार पे। तो अगर मैंने उधार पे कोई चीज आपको बेची है और उसके अगेंस्ट मुझे आपसे पैसे रिसीव करने हैं, तो आप मेरे लिए क्या कहलाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। लाइक हमारे पास पेप्सी कंपनी ने मैक्स बचत को पेप्सी की बोटल्स दी, कोल्ड ड्रिंक्स दी, 2 करोड़ का माल दिया, वो 2 करोड़ रुपए उनको रिसीव करने हैं, तो मैक्स बचत उनके लिए क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, अच्छा वो तो ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा, लेकिन दे सकते हैं। आप लोग प्रीपेड पोस्टपेड यूज करते हैं मोबाइल ना, पैकेज वगैरह यूज करते हैं। अभी आप सब लोगों का प्रीपेड पैकेज होगा,
ठीक है। प्रीपेड पैकेज ये होता है कि आप पहले पैसे डालते हैं एंड देन यूज करते हैं। आप पहले 100 रुपए का कार्ड लोड करते हैं, देन आप उसको यूज कर रहे होते हैं, मतलब पहले से पेमेंट कर देते हैं। और पोस्ट पेड कनेक्शन वो होते हैं कि आप खूब फायदा उठाते हैं, कॉल करते हैं दोस्तों को, संगतदारों को, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, और महीने के आखिर में पैसे पे करते हैं। तो जो कंपनी है, यूफोन कंपनी है, अगर आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया हुआ है तो यूफोन कंपनी के लिए आप लोग क्या है, रिसीवेबल है। एट द एंड ऑफ द मंथ आप उनके लिए क्या है, रिसीवेबल है। क्यों? आपने कॉल किए, उसके अगेंस्ट उसने आपसे पैसे लेने। सो इफ देयर इज एनी वन, उसने मुझसे कोई सर्विसेज ली हैं, या सॉरी उसने मुझसे कोई गुड्स लिए हैं उधार पे और मुझे उससे पैसे रिसीव करने हैं, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो मेरे लिए कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। मेरे लिए क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। हैव यू गॉट दिस? अहमद मुश्तबा, अमीर हमजा? Yes, sir. Yes, It is sir. it is a person to whom, yeah, from whom the business has to receive money. Business has to receive money for goods sold on credit. हमने इनको गुड्स बेचे होते हैं, हमारा जो बिजनेस है ना वो गुड्स का है, तो हमने इनको गुड्स बेचे हैं, इसीलिए ट्रेड का वर्ड आया। तो अगर हमने इसको उधार पे गुड्स बेचे और मुझे उनसे पैसे रिसीव करने हैं, तो बंदे मेरे लिए क्या कहलाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। अदर रिसीवेबल क्या होते हैं? अदर रिसीवेबल समटाइम ये होता है कि हमें पैसे रिसीव करने होते हैं सर्विसेज की वजह से। कभी कभार हम दूसरों को सर्विसेज दे रहे होते हैं, लाइक मैंने किसी को अपनी जगह रेंट पे दी, ठीक है, उसने अभी तक मुझे रेंट नहीं दिया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रेंट नहीं दिया, तो मुझे उससे पैसे रिसीव करने हैं, तो वो बंदा मेरे लिए कहलाएगा अदर रिसीवेबल। मैंने जो है किसी बंदे को हेल्प की सामान सेल करने में, उसको बंदों का नाम बताया, तो उसने कहा मैं आपको कमीशन दूंगा, उसने अभी तक मुझे कमीशन पे नहीं किया, तो मुझे कमीशन उससे रिसीव करना है, तो वो बंदा मेरे लिए क्या कहलाएगा? अदर रिसीवेबल कहलाएगा। उससे जो भी अमाउंट रिसीव करना होगा वो क्या कहलाएगा? अदर रिसीवेबल कहलाएगा। तो मेरा एक सवाल है, आप सब लोग अपने स्कूल के लिए रिसीवेबल हैं क्योंकि आपको फीस देनी होती है, और फीस नहीं दी होगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने दे दी होगी, सो बहुत सारे लोगों ने फीस नहीं दी होगी, तो आप लोग अपने स्कूल के लिए क्या है? रिसीवेबल है। तो स्कूल क्या करे? 1 साल वेट करेगा आप लोगों का? कोई मसला नहीं भाई, अहमद मुश्तबा घर बैठे रहो, अगले साल आ जाना, फीस दे देना। क्या करेगा नहीं। भाई? वो तो हर महीने, भाई जिंदगी में एक स्कूल वाले तो हर महीने याद कर रहे होते हैं आपको, आप याद करें नहीं करें, स्कूल वाइड बिजनेस है जो आपको हर महीने याद कर रहा होता है। वो तो बकायदा नोटिस भेज देता है आपको, बकायदा नोटिस नहीं मिलता, फिर कॉल भी करता है, कॉल करने के बाद क्या नाम है आपको मैसेज भी भेजता है, खूबसूरत मैसेज आते रहते हैं, मतलब वो झटके देते रहते हैं आपको, शॉक देते रहते हैं आपको, ठीक है। तो ये दोनों जो रिसीवेबल हमारे पास होते हैं, ये होते हैं करंट एसेट। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस वेट नहीं करता। अगर हमने उधार पे कोई सामान बेचा भी हो तो हम साल थोड़ी वेट करेंगे कि साल के बाद पैसा दे, हम तो ये चाहेंगे वो विद इन अ मंथ दे दे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो क्रेडिट पे डीलिंग होती है ना, तो उसमें वेट करते हैं बिजनेस, 1 महीने 2 महीना वेट करते हैं, लेकिन ज्यादा वेट नहीं करते। तो पेप्सी कंपनी ने अगर क्या नाम है बहुत सारा माल दिया हुआ है दाऊद सुपरमार्ट को या मैक्स बचत को, तो वो 1 महीना 2 महीने वेट करेगा, इससे ज्यादा वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी आगे पैसे देने होते हैं, अपने वर्कर्स को अपने खर्चे वगैरह पे करने होते हैं, तो उसको भी पैसे चाहिए होते हैं। तो जितने भी ट्रेड रिसीवेबल होते हैं या अदर रिसीवेबल होते हैं, वो विद इन अ ईयर ही हम क्या नाम है यूज कर लेते हैं, उनसे पैसे रिकवर कर लेते हैं, उनका फायदा 1 साल के अंदर उठा लेते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? हैव यू गॉट दिस? एसेट्स क्या होते हैं? संजना बेटा, अमीर हमजा, अगर मेरी आवाज आ रही तो बता दें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब्दुल्ला बेटा, सॉरी अब्दुल्ला नहीं, अहमद मुश्तबा, अब्दुल बासित, ओके, चलिए।